यूक्रेन के खिलाफ रूस की एयर स्ट्राइक सामने आई है। रूस के अटैक हेलीकॉप्टर्स ने बमबारी कर दी। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को चुन चुन कर किया गया है तबाह। यह रूस की तरफ से किया गया बड़ा अटैक था, जिसमें अटैक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया है बमबारी के लिए। और रूस के नोवोसिबिर्स्क में हमले की आशंका है। धू धू कर चला रूस का गोदाम, ड्रोन हमले की आशंका जताई है। ये तस्वीरें सामने आई हैं। और यूक्रेन के तोपखाने ने दिया जवाब। रूस के सैन्य ठिकानों पर की गई है बमबारी। अमेरिकी तोपों से यूक्रेन का हमला। ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से यूक्रेन ने ताजा हमलों के लिए अत्याधुनिक अमेरिकी तोपों का किया है इस्तेमाल। Гармата! Пострел! Гармата! Пострел! Гармата! Пострел! और इधर वॉर फ्रंट पर पहुंचे ज़ेलेंस्की। ज़ापोरिज़िया में लिया जायजा। मिसाइल अटैक में हुई थी 11 लोगों की मौत, जिसके बाद ज़ेलेंस्की पहुंचे। ज़ेलेंस्की ने मृतकों को श्रद्धांजलि दी है। और वहीं जर्मनी से भी यूक्रेन को बड़ी मदद मिली है। यूक्रेन को मिला है नया डिफेंस सिस्टम। जर्मनी ने मदद की है यूक्रेन की, और अब यूक्रेन जर्मनी से मिले नए डिफेंस सिस्टम का भी इस जंग में करेगा इस्तेमाल। तो देखिए पुतिन क्या प्रण लेते नजर आ रहे हैं। कीव पर जल्द फतेह की तैयारी है। 24 घंटे से यूक्रेन पर विध्वंसक प्रहार किया जा रहा है। कुर्स्क की अगर बात की जाए तो यहां 200 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों की जान चली गई है। यह बड़ा डेवलपमेंट है। 200 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मारे गए। रूसी हमले में टैंक, 3 ब्रैडली वाहन भी पूरी तरह से तबाह हो गए। कुर्स्क के 2 और गांवों पर रूसी सेना का कब्जा हो गया है। कुर्स्क जंग में नॉर्थ कोरिया के बाद चीनी मदद भी मिल रही है। कुर्स्क में चीन के डेजर्ट क्रॉस वाहन तैनात कर दिए गए हैं। रूस को बड़े पैमाने पर वाहनों की सप्लाई की जा रही है। डेजर्ट क्रॉस से बर्फबारी के बीच भी हमले संभव होते हैं। डोनेट्स्क के पोक्रोवस्क पर रूसी सेना का हमला हुआ है। पोक्रोवस्क पर रूसी सेना का कब्जा हो गया है। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। सुशील कुमार सिंघल जी पूर्व राजदूत हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। कमांडर राजीव सरदाना हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रजेश जी, पहला सवाल आपसे, पुतिन की तरफ से ये जो तैयारियां की जा रही हैं, अचानक से कुर्स्क में 200 यूक्रेनी सैनिकों का मारा जाना, चीनी हथियारों की सप्लाई होना, चीन का दखल बढ़ना, ये सारी बातें रूस यूक्रेन वॉर फ्रंट के मद्देनजर आखिर बता क्या रही, क्या होने वाला है? समीर, ये जो युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच में, शायद एक स्थिति पे आ गया है जहां पे पीस या वार्ता संभव है। पिछले नवंबर के महीने में रूस ने काफ़ी प्रगति की है लड़ाई में, जबकि उन्होंने करीब आंकड़ा लगाया जाता है 2250 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर एरिया या तो नया कब्जा कैप्चर किया है या फिर कर्स्क में रीटेक किया है। और उनकी टैक्टिक्स रही है ग्राइंडिंग मीट की टैक्टिक्स, जिसमें उन्होंने बहुत सारे जवानों को वीर गति प्राप्त करनी पड़ी है। आंकड़ा लगाते हैं करीब 22,500 लोग मारे गए हैं रशियन सोल्जर्स, खाली इसी ऑपरेशन के बीच में जहां उनको कामयाबी मिली है। इसको हम लिंक करते हैं इंटरनेशनल एनवायरनमेंट से, खासकर अमेरिका में नए राष्ट्रपति का चुनाव हो गया है। उन्होंने अपनी पॉलिसी करीब करीब बता रखी है और विशेष सलाहकार भी नियुक्त कर दिया है। उसी बीच में जो प्रेजेंट राष्ट्रपति हैं, उन्होंने यूक्रेन को काफ़ी मात्रा में सामान दिए हैं, इकोनॉमिक एड दिया है और परमिशन भी दिया था, जिसको ट्रंप ने उसको खंडित किया है या उसको बरखिलाफ बातें कर रही हैं। तो इस माहौल के अंदर
हमें ये लग रहा है 5 हफ्ते के बाद में एक कोई प्रतिक्रिया शुरू होगी, लेकिन 5-6 हफ्ते के बीच में दोनों सेनाएं कोशिश ये कर रही हैं कि अपनी जगह मजबूत कर लें, ताकि डिप्लोमेसी में लेन देन के हिसाब से उन्हें कुछ चीज़ें मिल जाएं। लेकिन ये कहना कि ये शायद निर्णायक है या पूर्व निर्णायक है, कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि रूस को सीरिया में काफ़ी हार का सामना पड़ा। और ये देखेंगे पूरे इंटरनेशनल इवेंट्स लिंक्ड हैं, तो जहां रूस को यहां का हार का सामना पड़ा है सीरिया में जी, वहीं यहां पे वो चाह रहा है कि उसकी जो काबिलियत है उसके ऊपर कमी ना हो। बिल्कुल, ये बात आपने सही कही कि कहीं ना कहीं सीरिया में तो अमेरिका ने रूस को पटखनी दे ही दी। रूस सीरिया को लेकर जो चाहता था वो नहीं मुमकिन हो पाया और यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। लेकिन रूस यूक्रेन वॉर फ्रंट पर लगातार रूस बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं नाटो और अमेरिका के खिलाफ रूस की बड़ी सैन्य तैयारी है। रूस की न्यूक्लियर नेवल फोर्स तैयार है, पहले से कई गुना घातक हुई है रूसी नेवी। रूस की नेवल फोर्स की एटमी क्षमता बढ़ गई है। रूस के नेवी चीफ का बड़ा ऐलान सामने आया है। उन्होंने कहा कि किसी भी ऑपरेशन के लिए अब रूस पूरी तरह से तैयार है। जी हां, तो न्यूक्लियर वॉर की बारी और पुतिन की एटमी तैयारी, क्या बड़ी बातें हैं इस खबर से जुड़ी हुई। तो रूस की एटमी नेवल फ्लीट तैयार है और नेवल न्यूक्लियर फोर्स हमले के लिए यह तैयारी की गई है। सामरिक नेवल एटमी फोर्स को अपग्रेड किया गया है। रूसी एटमी नेवल फोर्स पहले से कहीं घातक। नेवी चीफ एडमिरल अलेक्जेंडर का यह ऐलान सामने आया है। रूसी नेवी में नया क्या है यह भी समझिए। अब नेवल फोर्स की एटमी ताकत बढ़ गई है। एटमी अटैक के लिए नई नेवल फोर्स तैनात की गई है। और अब नजर डालते हैं रूसी एटमी फोर्स की ताकत पर। तो क्या है रूस की एटमी ताकत? रूसी एटमी फोर्स की ताकत 64 युद्धपोत की है और देखिए 16 डिस्ट्रॉयर इसमें शामिल हैं, 290 जहाज, 500 फाइटर जेट इसमें इंक्लूडेड हैं, 24 न्यूक्लियर पनडुब्बियां भी इसमें शामिल हैं। और देखिए अचानक से बेलारूस में जबरदस्त डेवलपमेंट्स हो रही हैं। बेलारूस में तैनात होगी रूस की नई ऑर्चनिक मिसाइल, यह पता चल रहा है। पुतिन बेलारूस भेज रहे हैं नई हाइपरसोनिक मिसाइलें। अगले महीने तक बेलारूस में हो जाएगी ऑर्चनिक की तैनाती। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको की तरफ से यह बड़ा दावा सामने आया है। और बेलारूस से तबाही की तैयारी। जी हां, पुतिन बेलारूस भेज रहे हैं नई हाइपरसोनिक मिसाइलें। बेलारूस में ऑर्शनिक मिसाइल भी होगी तैनात। अगले महीने तक बेलारूस में हो जाएगी ऑर्शनिक की तैनाती। रूस पर लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमले के बाद पुतिन ने यह फैसला लिया है। ऑर्शनिक मिसाइल की इज्जत में पूरा यूरोप और नाटो देश है। रूस का दावा, ऑर्शनिक मिसाइल का कोई मुकाबला नहीं है, इसका कोई तोड़ नहीं है। तो यह बड़ी तैयारी रूस की सरदाना सर, जैसा हमने देखा न्यूक्लियर नेवी फ्लीट को भी रेडी मोड में रखा गया है। लॉन्ग रेंज की मिसाइलें भी ऑर्शनिक का जिक्र किया कि इसका कोई तोड़ नहीं है। क्या यह समझा जाए कि बड़े युद्ध की तैयारी रूस कर चुका है और बस किसी चिंगारी की देर है और रूस के ये हमले शुरू हो जाएंगे? इसकी संभावना कितनी नजर आती है आपको? देखिए, रूस बिल्कुल ही आराम से सोची समझी स्ट्रैटेजी से चल रहा है। कोई मेजर ऐसा डिसीजन नहीं लेगा जिससे मैटर एस्केलेट हो। ये अमेरिका पर है और यूक्रेन पर है कि वो कितना इसको बढ़ाना चाहते हैं। यदि अमेरिका ने, जैसे हम देखा, यदि अमेरिका ने यूक्रेन को अपना प्यादा बनाकर रशिया से लड़ाई की है, वैसे ही आज रशिया अगर बेलारूस में अपने हथियार डाल रहा है, अपनी मिसाइलें तैनात कर रहा है, तो उसमें कोई आशंका वाली कोई बड़ी बात नहीं है कि वो भी एक ऐसी स्ट्रैटेजी चल रहा है। और यदि देखा जाए तो जब से युद्ध शुरू हुआ है, एक स्पेशल ऑपरेशन शुरू हुआ है, आज रशिया एक स्ट्रॉन्गर पोजीशन में है। उसने एक इतना बड़ा एरिया यूक्रेन का अपने अंडर ले लिया है और शायद हम देखेंगे जनवरी में जो एक स्टेलमेट हो जाएगा, जो जहां है वहीं रह जाएगा, कि वही वो नई दिशाएं बन जाएंगी कि यही लक्ष्मण रेखा है, इसके आगे ना तुम पार करोगे ना हम। तो यूक्रेन का इतना बड़ा हिस्सा रशिया के पास चला गया है और रशिया इस समय पहले से और मजबूत है। और जहां तक उनकी नेवी की बात है और एटॉमिक नेवी की बात है, पनडुब्बियों की बात है, ये बात आज से नहीं पिछले 50 साल से है कि ये बहुत ही शक्तिशाली नेवी है, वर्ल्ड की एक सुपर पावर है और इनका मुकाबला करना आसान नहीं है, चाहे अमेरिका हो चाहे नेटो देश हो।
बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और देखिए, इस बीच एक अहम खबर अपने दर्शकों को बता दें, यूक्रेन नहीं कर सकेगा ATACMS से हमले। डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन के फैसले को गलत बताया है। ATACMS हमले से जंग और ज्यादा भड़केगी। डोनाल्ड ट्रंप ने यह बिल्कुल साफ साफ कहा है। ट्रंप सत्ता संभालते ही यह फैसला बदल देंगे। ATACMS से हमले की छूट खत्म कर देंगे ट्रंप। ये उनके बयान से बिल्कुल साफ जाहिर हो रहा है। ATACMS से जिस तरह से हमले किए गए, उसके बाद कहीं ना कहीं यह युद्ध और ज्यादा भड़कता हुआ नजर आ रहा है। ट्रंप ऐसा नहीं होने देना चाहते। तो ATACMS यानी अटैक एमएस से हमले पर ट्रंप का क्या बयान है वो भी हम आपको बता रहे हैं। जंग में अमेरिकी मिसाइल से हमला सही नहीं, रूस पर अमेरिकी अटैक एमएस से हमला गलत है। अटैक एमएस से हमले के बाद संघर्ष और बढ़ गया है। जी हां, ATACMS से हमले की इजाजत देना ही गलत था। यानी वो जो बाइडेन के इस फैसले पर सीधे सीधे सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं और सीधे संकेत दे रहे हैं कि उनके सत्ता में आते ही यह फैसला पलट दिया जाएगा। इस बीच एक अहम खबर है, यूक्रेन ने रूस पर फिर किया है लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमला। रूसी एयरबेस पर ATACMS मिसाइल से किया गया है अटैक। मिसाइल अटैक के बाद क्रेमलिन का देखिए जवाब आया है। हमले का करारा जवाब दिया जाएगा, यह क्रेमलिन ने भी सीधे तौर पर बता दिया है। जी तो रूस पर फिर से अटैक एमएस से हमले किए गए हैं। यूएस मेड अटैक एमएस लॉन्ग रेंज की मिसाइल है और इससे हमले किए गए हैं। रूस के रोस्टोव प्रांत में अमेरिकी मिसाइल से यह अटैक किया गया है। यूक्रेन ने 6 अटैक एमएस मिसाइल से हमला किया और टैगानोग्र एयरबेस पर लॉन्ग रेंज मिसाइल से यह प्रहार किए गए। हमले में रूस के तेल डिपो एयरबेस को काफी नुकसान पहुंचा है। क्रेमलिन ने जवाबी कार्रवाई की कसम भी खाई और कहा कि इसका बदला लिया जाएगा। जी हां, ATACMS से हमला यूक्रेन को भारी पड़ेगा। दिमित्री पेस्कोव ने यह साफ तौर पर कहा है। पंतशिर सिस्टम ने 4 मिसाइलें हवा में नष्ट की हैं, यह जानकारी भी दी गई है। मिसाइलों का मलबा गिरने से मामूली नुकसान पहुंचा है, यह भी पेस्कोव की तरफ से बताया गया है। सिंगल साहब, ये होता आप क्या देख रहे हैं और जो बाइडेन ने ये जाते जाते कैसा फैसला लिया है आखिर, जिससे जंग और ज्यादा भड़क गई? क्या पूरी तैयारी इस बात की थी कि हालात को इतना खराब कर दिया जाए कि डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद भी हालात संभाले ना संभले? समीर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है डे 1 से, जब से उन्होंने इलेक्शन कैंपेन अपनी लॉन्च की, तब से उन्होंने कहा है कि ये यूक्रेन और रशिया की जो वार है, ये इसको मैं पहले दिन 24 घंटे के अंदर ख़त्म कर दूंगा, और उसके बिल्कुल अगेंस्ट हैं वो। और जो बाइडन का उनका जो गेम प्लान था, वो शुरू से डेमोक्रेटिक पार्टी का गेम प्लान ये रहा है कि यूक्रेन को जितना सपोर्ट दे सकें वो दें और रशिया को जितना नीचा दिखा सकें वो दिखाने की कोशिश करें। सेम जो प्लान था वो नेटो का भी था। लेकिन अब ये जो इलेक्शन जीत गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो वो सारे गेम प्लान को अब सारा दोबारा से वो रीअसेस कर रहे हैं, स्पेशली द डेमोक्रेट्स लेड बाय प्रेसिडेंट बाइडन। और वो कोशिश ये कर रहे हैं कि इतना इसको उलझा दिया जाए या यूक्रेन को इतने ज़्यादा मोहरे मिल जाएं ताकि जब वो सीज फायर की बात हो तो उनका अपर हैंड हो। तो क्रुस्क रीजन जो है, जिस पर अभी यूक्रेन का थोड़ा कब्जा है, वो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण इसका हिस्सा बनता जा रहा है, क्योंकि वो बड़ी बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल किया जाएगा जब भी सीज फायर की बात होगी, जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद ज़रूरी है कि होगी। तो अब अमेरिकन जो प्रेसिडेंट बाइडन ने जो इस तरह की परमिशन दे दी है कि लॉन्ग रेंज मिसाइल को इस्तेमाल करें, और उनको अभी इन्होंने अनाउंस भी किया है एक पैकेज, वो कितना इफेक्टिव होगा ऑफ कोर्स ये तो बाद में पता लगेगा। लेकिन वो कोशिश ये कर रहे हैं कि जितना उलझ सके और जितना यूक्रेन को बेनिफिट मिल सके जब वो डिप्लोमेटिक कन्वर्सेशन हो सीज फायर के लिए, उसका वो बेनिफिट दिया जाए। और ये बात जो है रशिया को भी मालूम है, और रशिया जो है, लेकिन जैसा कि अभी बताया गया है कि इसे इसकी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है और उनकी सामरिक क्षमता बहुत बड़ी है, तो उनमें नुकसान उठाने की यूक्रेन के मुकाबले बहुत बड़ी क्षमता है, जो उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट भी की है। यूक्रेन जो है केवल डिपेंडेंट है अमेरिकन सपोर्ट, लार्ज एक्सटेंट, एंड नेटो सपोर्ट। जिस दिन वो कोलैप्स होगा उस दिन यूक्रेन जो है उसको सरेंडर करना पड़ जाएगा, जो उनको भी मालूम है।
तो ये मेरे ख्याल से कि जनवरी में जो है, जब जैसे नए प्रेसिडेंट आएंगे, उसके बाद जो होगा वो उसके लिए तैयारी चल रही है। मतलब एक चीज साफ समझ में आ रही है कि बाइडेन जाते जाते मैक्सिमम अधिकतम जो है इस युद्ध को उलझाना चाहते हैं और शायद ज़ेलेंस्की के लिए एक स्थिति बनाना चाहते हैं कि अगर ट्रंप आए भी तो उनके लिए वापसी का रास्ता इतना आसान और इतनी जल्दी से फैसला लेने की सहूलियत उनको न मिले। लौटेंगे आपके पास और देखिए, अटैक एमएस हमले में रूस का डूम्सडे प्लेन तबाह हुआ है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। प्लेन IL-86 पर हमले के बाद गुस्से में है पुतिन। जवाबी कार्रवाई के लिए पुतिन ने आदेश दिया है। तो देखिए, पुतिन के डूम्सडे प्लेन का आधिकारिक नाम है इल्यूजन IL-86। इस प्लेन को फ्लाइंग क्रेमलिन भी कहा जाता है। इसके अंदर पुतिन के दफ्तर का हर कमांड और कंट्रोल सेंटर मौजूद है। यह प्लेन कितना इंपॉर्टेंट है, इससे आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। इसको परमाणु हमले के समय इस्तेमाल किया जा सकता है। हवा से ही राष्ट्रपति परमाणु हमले का आदेश दे सकते हैं। इस प्लेन में रूस सरकार के नीति निर्माताओं के बैठने की जगह होती है। परमाणु विस्फोट से होने वाले रेडिएशन का इस पर असर नहीं होता। इस विमान में एक भी खिड़की नहीं बनाई गई है। इस विमान के साथ रूस का MiG-29S चलता है। इसके अलावा Tu-96 न्यूक्लियर बॉम्बर भी बेड़े में शामिल होते हैं। Tu-160 व्हाइट स्वॉन बॉम्बर भी इसके साथ मौजूद रहता है। बेड़े में चलने वाले सभी विमानों में न्यूक्लियर हथियार लगे होते हैं। बेड़े में चलने वाला Tu बॉम्बर बेजोड़ विमान है। इसकी स्पीड जानते हैं कितनी? 2220 किलोमीटर प्रति घंटा। Tu 40,000 फीट की ऊंचाई पर, 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरता है। यह विमान 20,400 किलोग्राम वजन के हथियार लेकर उड़ान भर सकता है। इस बॉम्बर में 12 क्रूज मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। Tu की रेंज 3,000 किलोमीटर है। इसको स्टेल्थ डिफेंस सिस्टम के हिसाब से डिजाइन किया गया है और राडार भी इसे ट्रेस नहीं कर सकते। यह है इसकी खासियत जो अपने आप में इसे अभूतपूर्व बनाती है। चलिए, और अब आपको बिग वॉल के माध्यम से रूसी एयरबेस को दिखाते हैं जहां यूक्रेन ने अटैक एमएस से हमला किया था। और उस हमले में देखिए, उस हमले के बाद रूस किस तरह से बौखलाया हुआ है। तो अटैक एमएस से हमला किया गया और ये वो एयरबेस का एरिया है जहां पर निशाना साधा गया यूक्रेन की तरफ से। बार बार ये कहा जा रहा है कि पुतिन काफी बौखलाए हुए हैं क्योंकि एयरबेस को निशाना बनाने का मतलब ही है कि रूस को बड़े नुकसान की नीयत से ये हमले किए गए हैं। और समीर, सबसे बड़ी बात है कि लॉन्ग रेंज के मिसाइल का इस्तेमाल किया बिल्कुल, और लेकर पहले से ही आपत्ति है। और लॉन्ग रेंज हथियारों का इस्तेमाल अभी भी जारी है। डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई थी ज़ेलेंस्की की, कहां पर? पेरिस में। लेकिन उसके बाद भी ये हमले अभी भी जारी हैं। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ये आप देखिए, ATACMS से जो अटैक किया गया वो लाल घेरे में हम आपको दिखा रहे हैं। न सिर्फ ATACMS जो कि अमेरिका से मिल गई है, बल्कि ब्रिटेन से मिली स्टॉर्म शैडो मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और यही इस युद्ध के भड़कने की सबसे बड़ी वजह नजर आती है। ब्रजेश जी, किस तरह से आप देखते हैं इसे? क्योंकि हमले तो रुक नहीं रहे हैं। हालांकि उम्मीद यह जताई जा रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप से ज़ेलेंस्की की मुलाकात के बाद शायद कुछ बदल जाए और ज़ेलेंस्की को इस बात का एहसास हो कि वो शख्स जो अब सत्ता संभालने वाला है अमेरिका की, वो इस फैसले के सख्त खिलाफ है। लेकिन हो तो इसका उलट रहा है। अभी भी हमले जारी हैं। ये फैसला ज़ेलेंस्की की तरफ से जो लिया जा रहा है, ये क्या चौंकाता है आपको भी? समीर, ये स्वाभाविक है कि ज़ेलेंस्की जो कि एक यूक्रेन एक करीब रशिया के तुलना में एक कमज़ोर देश है, करीब 2.5-3 साल से युद्ध कर रहा है, तो उसको जो मिलता है उसका इस्तेमाल करता है। ये देखेंगे जितने भी टारगेट्स इन डेप्थ पे उड़ाए जाते हैं या नष्ट किए जाते हैं, उससे कोई बैटल फ्रंट पे कोई इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन वो एक विल को, नेशन के विल को हिलाती है। वो सिविलियन टारगेट्स होते हैं या बम प्रोडक्शन यूनिट्स होते हैं जो आपकी विल को नीचे दिखाते हैं। अगर हम एक रियलिटी चेक देखें कि 2.5-3 साल के युद्ध में अभी तक क्या क्या हुआ है, खाली सोल्जर्स की तुलना में, जो कि वो सबसे इंपॉर्टेंट है, लड़ाई तो सोल्जर्स ही करते हैं, तो करीब आंकड़ा लगाया जाता है 43,000 यूक्रेनियन सोल्जर्स शहीद हुए हैं और करीब 99 टाइम्स इसके ज़्यादा
घायल हुए हैं तरह तरह के कारणों से। तो इतने ज़्यादा लोग इधर नष्ट हुए हैं। और रशिया जो कि ऑफेंसिव पे था, क्या अनुमान लगाते हैं करीब 1.95 लाख लोग मारे गए हैं और करीब 7.5 से 8 लाख घायल हुए हैं तरह तरह की किस्में। और इसकी तुलना करते हैं कि हमारे देश में जब लड़ाई लड़ी थी 71 में, 17 दिन की लड़ाई थी, करीब 17-18 हज़ार ही लोग मारे गए थे। तो ये कहना चाहता हूं कि ये दोनों देश हालांकि बड़े हैं बाकियों की तुलना में, मगर फिर भी इतनी क्षति सहना उतना आसान नहीं है। रिक्रूटेबल पॉपुलेशन जो होती है 21 से 24 साल तक, वहां कमी चल रही है। हालांकि ज़ेलेंस्की ने अभी तक ये कंस्क्रिप्शन 25 साल से नीचे वालों को नहीं किया है और यूएस रशिया ने भी मोबिलाइज नहीं किया है, वो प्राइवेट आर्मी का सहारा ले रही है। तो ये कहना चाहता हूँ रियलिटी चेक में मारधाड़ चलती रहेगी, मोटिवेट करना आवश्यक है तो देश को और देश के बाकी स्टेक होल्डर्स को, मगर लड़ने की क्षमता धीरे धीरे बहुत कम हो गई है। और इस पे हम अगर प्रभाव देखेंगे, जब रसद और सामान नहीं मिल रहा है, एक तरफ ज़ेलेंस्की को जबकि सामग्री नहीं मिल रही है नेटो से और अमेरिका से, और दूसरा रशिया को जिसको डिपेंड करना पड़ रहा है इजराइल पे और इजराइल नहीं, ईरान पे और नॉर्थ कोरिया पे एम्यूनिशन देने का। तो स्थिति ये आ गई है कि अभी डेस्परेट मेजर लिया जा सकता है। डेस्परेट मेजर क्या हो सकता है? शायद न्यूक्लियर हो, शायद टैक्टिकल न्यूक्लियर हो, ये कहना मुश्किल है। मगर ज़्यादातर संभव ये लग रहा है हम दोनों देश को पुश हो रहे हैं अपने आप एक संधि पे, एक विचार पे, एक बातचीत पे, बिकॉज पूरी दुनिया करीब तबाह। लेकिन सरदाना सर, जैसा कि ब्रजेश सर ने पॉइंट आउट किया कि एक डेस्परेशन भी है, और कहीं ना कहीं वो बयान मैं चाहूंगा कोट करूं पोलैंड का। पोलैंड ने युद्ध के शुरुआती दिनों में कहा है कि पूरे यूरोप की लड़ाई यूक्रेन लड़ रहा है। वो एक ऐसा वॉल है जिसने यूरोप को और रूस को रोक रखा है बीच में टकराव होने से। तो क्या यूरोप के बाकी देश या नेटो इस तरह से इस दीवार को गिरने ढहने देंगे? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि यह युद्ध भी अब आखिरी मुहाने पे पहुंच रहा है अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के साथ। आप इसे कैसे देखते हैं? क्या यूरोप ये अफोर्ड कर सकता है कि यूक्रेन खत्म हो जाए? देखिए, यूक्रेन समय जरूर लगा है, लेकिन उसके ऊपर रशिया ही प्रभावी होगा। रशिया की ही जीत होती रही है, धीरे जरूर हुई है। पूरा नेटो, पूरा यूरोप खड़ा हो गया यूक्रेन के साथ, पूरे हथियार दिए, फाइनेंशियल एड दी, सब कुछ दिया, लेकिन एंड में आज देखेंगे तो कौन किसके घेरे में है, किसकी आगे बढ़त हुई है? वो रशिया की ही हुई है। और हथियार जरूर देने थे, हथियार देने से लड़ाई नहीं लड़ी जाती है, सिर्फ उसके पीछे आदमी भी चाहिए। आज ये डेस्परेशन है, आज आप अमेरिकन हथियार, ब्रिटेन के हथियार, लॉन्ग रेंज मिसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एक डेस्परेशन ही तो है। आप रशिया को इतना उकसा रहे हैं कि वो कुछ ऐसा करे कि आग जलती ही रहे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनके डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ये ज़्यादा देर तक चलेगी। इसमें संधि जरूर जो आ जाएगी, जैसे सीरिया में इजराइल और इजराइल ने जितना और लैंड घेर लिया वो उन्हीं का हो जाएगा, वैसे ही आज रशिया ने जितना यूक्रेन में लैंड घेर लिया वो उनका हो जाएगा। उसी पे शायद बातचीत पे और संधि पे जाके ही मामला खत्म हो जाएगा जनवरी-फरवरी तक। बिल्कुल, ये उम्मीद निश्चित तौर पर नजर तो आ रही है, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। लेकिन जो बाइडेन ने वाकई जाते जाते क्या कर दिया। और देखिए, व्हाइट हाउस छोड़ने से पहले जो बाइडेन ने एक और बड़ा फैसला लिया है। यूक्रेन को $500 मिलियन की अमेरिकी मदद का फैसला लिया गया है। अमेरिका के साथ कई देशों से यूक्रेन को यह मदद प्रोवाइड कराई जाएगी। तो जाते जाते जो बाइडेन यूक्रेन के पक्ष में बड़ा फैसला लेते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, और अब आपको बताते हैं कि अमेरिका यूक्रेन को कौन कौन से हथियार देने जा रहा है, किन हथियारों से वो मदद कर रहा है। तो यूक्रेन को अमेरिका की सैन्य मदद क्या है? देखिए, सबसे जो इंपॉर्टेंट है, $500 मिलियन की सैन्य मदद मिलेगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसमें काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम मिलेगा यूक्रेन को, जिसमें हाइमार्स भी शामिल है। जी हां, और हाइमार्स 155 mm 105 mm आर्टिलरी के लिए गोला बारूद, इसके अलावा इसे भी शामिल किया गया है। हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइल दी जाएगी। अनमैन्ड एरियल सिस्टम, MRAPS, लाइट टैक्टिकल व्हीकल, इन सब से लैस किया जा रहा है।
बिल्कुल, और उसके अलावा जेवलिन, AG4 एंटी आर्मर्ड सिस्टम भी दिया जाएगा, छोटे हथियार और गोला बारूद भी दिया जाएगा, क्योंकि ये भली भांति इनको पता है कि आने वाले समय में लड़ाई जो है छोटे लेवल पे भी लड़ी जाएगी अगर लंबी ये लड़ाई लड़नी है तो। सिंघल सर, एक चीज तो मैं आपसे समझना चाहूंगा, यहां पर ये सारी चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन चूंकि ट्रंप को कहा जाता है वो ट्रांजैक्शनल लीडर हैं, क्या इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि रूस यूक्रेन युद्ध के सेटलमेंट की कीमत मिडिल ईस्ट के देश चुका है, मसलन ईरान, सीरिया, लेबनान, ये चुका है, उनको वो पे ऑफ करना पड़ेगा ताकि इधर शांति हो जाए? देखिए, एक संभावना है कि जो है यूरोप का जो, क्योंकि ये यूरोप की जो वार है, मेरे विचार से इस वक्त इन यूरोपियन कंट्रीज़ को, पर्टिकुलरली वेस्टर्न कंट्रीज़ को, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और मिडिल ईस्ट उनके लिए बिट थोड़ा सा फार ऑफ है। तो हो सकता है कि जैसा अभी बात चल रही है, जॉर्डन ने मीटिंग बुलाई है और जिसमें रशिया और चाइना और ईरान को नहीं इनवाइट किया गया है, बाकी जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनको इनवाइट किया गया है। तो वहाँ पे कोई स्ट्रेटजी बनने की संभावना, वहाँ पर पॉसिबिलिटी है वो बने, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप जो ज़्यादा इंटरेस्ट है उनका वो उसमें है कि ये रशिया यूक्रेन वार को रोका जाए, और इसमें जो इसीलिए सॉरी टू इंटरप्ट, इसीलिए मैं ये कह रहा था कि क्या ये कोई कंडीशन रखी जा सकती है कि रूस और चाइना जो है वो मिडिल ईस्ट में जो भी अमेरिका के इंटरेस्ट हैं उसको जो भी रोक रहे हैं, या ईरान को या सीरिया में जो बैकअप दे रहे हैं उससे वो विड्रॉ करें, लेटरल विड्रॉ करें, और इधर अमेरिका जो है यूक्रेन से विड्रॉ कर दे सपोर्ट? क्या ये ट्रांजैक्शन आपको नजर आ रहा है? क्योंकि ट्रंप का तो पूरा टारगेट ईरान की तरफ है, उनको बहुत इंटरेस्ट यूक्रेन में नहीं है, और रूस का भी सारा इंटरेस्ट ज्यादातर इधर है कि यूक्रेन वाले मैटर में युद्ध खत्म हो और उसको जो जितना ऑक्यूपाई किया है वो स्टेबल हो जाए। जी, आप जो कह रहे हैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी है ये, कि जो है ईरान को वो आइसोलेट करें, और ईरान इस वक्त वैसे भी सीरिया की वजह से में आइसोलेट बहुत ज़्यादा हो चुका है कि उसका जो सप्लाई लाइन थी हिजबुल्लाह की वो बंद हो गई है, और वहाँ पर जो एंटी ईरान फोर्सेस हैं वो वहाँ उनका कब्जा हो गया है, उधर इजराइल वहाँ पहुँच गया है। तो एक तरीके से जो ऑब्जेक्टिव है अमेरिका का कि ईरान को आइसोलेट करा जाए, वो ऑलरेडी काफ़ी हद तक अचीव हो चुका है। लेकिन जहाँ तक रशिया का सवाल है वो थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे, क्योंकि सीरिया में हमें याद होगा कि इनके दो बेस हैं, एक तो एयरफोर्स का बेस है और एक नेवी का बेस है रशिया का, वहाँ बहुत बड़ा, और जो रेबल्स हैं उन्होंने उसके साथ में उनकी जो सुनने में आ रहा है कि कोई अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है ऑलरेडी। लेकिन जहाँ तक प्रेसिडेंट ट्रंप और रशिया का सवाल है, उनकी आपस में जो चाइना वाला हिसाब नहीं है, उनके काफ़ी आपस में अंडरस्टैंडिंग है, तो वो एक अपनी एक अंडरस्टैंडिंग बन भी सकती है, क्योंकि वी डोंट नो अभी क्या होने वाला है। उन्होंने अपना नॉमिनेट तो कर दिया अपना रिप्रेजेंटेटिव यूक्रेन के लिए, तो हो सकता है उसकी मैंडेट वो जिस आप लाइन पे कह रहे हैं उस पे बढ़ाई जा सके, और रशिया बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, लेकिन कुल मिलाकर एक बात तो बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि रूस की ज्यादा तवज्जो जो है वो यूक्रेन फ्रंट पर है, वो सीरिया फ्रंट पर नहीं है, और अमेरिका के बारे में यही बात ठीक उलट नजर आती है। ज्यादा जो तवज्जो नजर आ रही है वो सीरिया फ्रंट पर नजर आ रही है, ईरान फ्रंट पर नजर आ रही है। रूस यूक्रेन वॉर को खत्म कराने की मंशा के साथ डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़ेंगे, ये बिल्कुल क्लियर नजर आता है। लेकिन ब्रजेश जी, वो एक कहावत है ना कि दिया बुझने से पहले ज्यादा फड़फड़ाता है, तो इस जंग के मद्देनजर भी ये बात कही जा सकती है क्या? ये जो अचानक से इस वॉर में अग्रेशन हमें नजर आ रहा है, क्या इसमें यह उम्मीद की जा सकती है कि अब इस जंग का अंत नजदीक है? बिल्कुल, मैं आपसे काफ़ी तहत इसमें सहमत हूं, और इसके पहले जो बातचीत चल रही थी, यूक्रेन की रिक्वायरमेंट अमेरिका को उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी उसको रिक्वायरमेंट है सीरिया और मिडल ईस्ट एनवायरनमेंट पे, तो वो भी एक ट्रांजैक्शन का केस हो सकता है। लेकिन ये बात लगता है कि वो जैसे आपने बताया, कोई स्टॉर्म ख़त्म होने के पहले कोई बहुत बड़ी एक्टिविटी होती है, वो धीरे धीरे चल रही है, और मैं समझता हूँ ये समय आ गया है जबकि इनके फाइटिंग कैपेबिलिटीज़ की सीमा तो बढ़ सकती है, लेकिन इनके सोल्जर्स की जो फाइटिंग विल है, विल टू फाइट, वो करीब करीब ख़त्म हो गई है। जब लोग ही नहीं होंगे लड़ने के लिए
तो बमबारी से क्या होगा। तो मैं समझता हूं शायद अगले साल के नए वर्ष में ये एक दुनिया को खुशखबरी मिलेगी, जिसने बहुत ही रिसोर्सेज ड्रेन किए हैं, बहुत ही तबाही मचाई है और हर एक देश को कुछ न कुछ इसका नुकसान भरना पड़ा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो वो बात मैं आपसे मानने के लिए तैयार हूं कि हम वेट करें, कॉशियसली वेट करें इस वॉर को खत्म होने के लिए। जी, और देखिए इस बीच एक और जानकारी सामने आ रही है, वो है पोलैंड से जुड़ी। जैसा कि हम थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे पोलैंड की, देखिए पोलैंड में बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है नेटो, और नेटो ने भारी संख्या में पोलैंड भेजे हैं सैन्य हथियार और वाहन। यूरोप से पोलैंड भेजे गए हैं सैन्य वाहनों पर सर्गेई लेबेदेव ने दी है जानकारी। और यूक्रेन जंग के बीच रूस का यह बड़ा दावा है कि पोलैंड में बड़ी तैयारी नेटो की चल रही है। तो ये डेवलपमेंट भी काफी अहम है। पोलैंड में नेटो ने भेजे हैं सैन्य वाहन और इसके साथ साथ तमाम हथियार जो हैं वो भेजे जा रहे हैं। नेटो की तरफ से ये हथियार पहुंच रहे हैं। फ्रांस के A63 मोटरवे से सैन्य वाहनों की सप्लाई की जा रही है। जर्मनी में मैग्डेबर्ग के पास भी देखा गया हथियारों का जखीरा। तो तैयारी कितनी जोरदार और जबरदस्त है इसका अंदाजा आप लगाइए। पोलिश बंदरगाह की तस्वीरें और वीडियो भी रूस की तरफ से शेयर किया गया है। तो पोलैंड में बड़े युद्ध की तैयारी में नेटो नजर आ रहा है। बिल्कुल ये एक सिचुएशन नजर आ रही है। सरदाना सर, आप आखिरी सवाल है मेरा कि ये जो पोलैंड को लेकर बार बार कहा जाता है कि पोलैंड को बहुत ही खतरा महसूस होता है, इनसिक्योरिटी रहती है, युद्ध की शुरुआत में भी हमने देखा है और अब ऐसा लग रहा है कि अगर रूस के दावे पे विश्वास करें कि पोलैंड को नेक्स्ट बैटलफील्ड बनाने की तैयारी चल रही है। देखिए, जैसे यूक्रेन को ये एक डर था और ये डर, ये फ्यूल ये बढ़ाया गया उनके, और सारी नेटो देशों ने अपने हथियार दिए। ये चीज मेरे हिसाब से पोलैंड को भी ये एक डर बिठाया गया है और एक ये हथियारों का जो सेल हुई है, उसी के हिसाब से इस देश को भी यूक्रेन की तरह युद्ध में झोंकने का प्रयास है नेटो और अमेरिका का। और आप जो पहले बात कह रहे थे कि ये क्या लड़ाई खत्म होने से पहले थोड़ी और बढ़ेगी, देखिए अमेरिका ने जो हथियार बेचने थे, नेटो ने जो हथियार बेचने थे, ये लड़ाई एक हथियारों की लड़ाई भी थी। ये सभी बैटल में ट्राई हो गए हैं। अभी जाते जाते जो बड़े हथियार सिस्टम्स हैं सबके फील्ड ट्रायल हो रहे हैं एक तरीके से। तो बर्बादी सिर्फ यूक्रेन की हो रही है, बर्बादी सिर्फ पोलैंड की भी होगी यदि उनको ये बैटलफील्ड अपना मोहरा बनाने दिया गया नेटो की तरफ से। तो नुकसान इन देशों का होगा, ना कि रशिया का होगा। इसलिए इन देशों को सोचना है, यूक्रेन को भी सोचना है कि कल और सिंगल सर एक अकेले ही छूट रह जाएंगे। सिंगल सर एक क्विक कमेंट चाहेंगे कि युद्ध खत्म होने के बाद भी तो अमेरिकन कंपनीज के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उनको फिर से एक देश को रीस्ट्रक्चर करना है, पैसा तो वही लगाएंगे, वही बिजनेस करेंगे। आप इसे कैसे देखेंगे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो है ये जो है वार हो और वार का आफ्टरमाथ हो, तो जो इस ऑलवेज जो बिजनेसमैन है उनको फ़ायदा होगा। और मेरे ख्याल से डोनाल्ड ट्रंप भी इस बात को नहीं रोक पाएंगे कि रीस्ट्रक्चरिंग में क्योंकि अगेन जैसा हम जानते हैं वो ट्रांजैक्शनल मैन है, वो अमेरिका का बेनिफिट देखते हैं। तो वहाँ जब रिकंस्ट्रक्शन होगा सारा, क्योंकि वहाँ सारा जो बुनियादी ढांचा है वो सारा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो वहाँ एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेगी अमेरिकन कंपनीज़ को। और इसमें कोई शक नहीं है, 2 साल से लोग इसकी वेट कर रहे हैं कि वार ख़त्म हो तो हम लोग यहाँ पर आके रिकंस्ट्रक्शन में लगें। और वो सूट भी करेगा डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि वो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी है उनकी। तो मेरे विचार से एक ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी अमेरिकन कंपनीज़ को और अमेरिकन गवर्नमेंट को कि वो इसको रीस्ट्रक्चर करें और उसमें अपना फायदा उठाएं। चलिए, उम्मीदें तो बहुत हैं डोनाल्ड ट्रंप से, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद क्या करते हैं, किस तरह के फैसले लेते हैं, इस पर नजर रहेगी। क्या वो उन तमाम उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे या नहीं, ये वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए, इस चर्चा में जुड़ने के लिए।